तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो है आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञान से रिलेटेड है, कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए लेकर आए हैं रिवीजन के तौर पर। और अध्याय का नाम है बोलिए पृष्ठों से प्रकाश का रोशन जी। ठीक, तो चलिए हम लोग जो है एक एक शब्दों से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे प्रकाश क्या है। ठीक है बेटा, इसको जानेंगे कि प्रकाश होता क्या। प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक है, प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में देखिए, प्रकाश से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता रहता है परीक्षा में, मुख्य रूप से यही आता है कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितना होगा। ठीक है, तो वायु या निर्वात में जो प्रकाश चलता है वो वायु हो या फिर यानी कि निर्वात हो या फिर वायु, दोनों में प्रकाश की चाल कितना होता है बच्चों? प्रकाश की जो चाल होती है वो कितना होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वैकल्पिक क्वेश्चन के रूप में जो है परीक्षाओं में निकाल पूछा जाता है। आ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है या फिर जो है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आप याद रखेंगे 3×10⁸। लेकिन अगर ये पूछा जाए किसमें सबसे अधिक होता है और वायु भी दिया हो निर्वात भी दिया हो, तो सबसे अधिक मानना चाहता है निर्वात में होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर नहीं है दोनों है तो दोनों में बता सकते हैं, लेकिन इन दोनों में पूछे सबसे ज्यादा कितना किसमें होता है वो निर्वात में होता है। बात ये प्रकाश है क्या, अगर बात किया जाए तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है, संवेदना पहुंचाती है, और जिसके कारण वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। ठीक है, तो बात क्लियर ना? प्रकाश क्या? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो हमारे आंखों को संवेदित करती है और जिसके फलस्वरूप वस्तु हमें दिखाई देती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितना होती है बच्चों? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अगर सेमी प्रति सेकंड में देगा तब क्या लिखोगे? तो ये हो जाएगा 3×10⁻10। ठीक है बच्चों, सेमी प्रति। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, प्रकाश से संबंधित अगर कुछ प्रॉपर्टी की बात करें, गुण जिसको आप लोग आती है, तो गुण जो है सबसे पहली बात है कि जो प्रकाश होती है वो एक सरल रेखा में है। प्रकाश कैसे रेखा में चलती है? सरल रेखा, मतलब सीधी लाइन में चलती है। आपको कैसे पता चलता है कि प्रकाश सीधे रेखा में चल रही है? अगर कहीं प्रकाश किरण कुछ जा रहा है, उसके रास्ते में आप खड़े हो जाते हैं तो आप देखते हैं आपकी जो क्या बनती है? परछाई, जिसको आप कहते हैं इमेज। अगर आप देखिए तो प्रतिबिंब कहते हैं, लेकिन हम लोग जो है देहाती भाषा में क्या कहते हैं? परछाई बोलते हैं। तो परछाई ही बनना सबसे बड़ा जो है परिमाण है कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलती है। आगे की कक्षाओं में आपको और भी पढ़ाया जाएगा कि जो प्रकाश वो तरंग के रूप में चलता है, लेकिन अभी आप इतने जानिए कि जो प्रकाश होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। बात क्लियर? अब उसके बाद में प्रकाश, देखिए प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है बहुत लंबा चौड़े प्रकाश में होता है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग भी होती है, और दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है जिसकी बच्चों एक पूछा जाता है दृश्य प्रकाश की तरंग जो दैर्घ्य होती है वो लगभग जो है नियर अबाउट 3.9×10⁻10 मीटर से 7.8×10 मीटर इक्वल का। ठीक है, दृश्य प्रकाश देखिए सब मतलब पूरे समूचा प्रकाश हमें जो वस्तुओं को दिखाने में सहायक नहीं होता। प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है उसका एक बहुत छोटा सा भाग ही जो है हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। और उस प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है 3.9 -10 कितना? -10। ठीक है, कितना जो है मीटर प्रति। आपसे परीक्षाओं में विकल्प के रूप में भी आ सकता है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, तो इस तरह आपको जो है मिल सकता है। वो या तो फिर अगर एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो हम लोग एंगस्ट्रॉम में कहते हैं कि लगभग कितना बच्चों
4000, इसमें 10 के पावर -7 आएगा। कितना आएगा? -7 आएगा बेटा, क्योंकि ये 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? लगभग हम लोग जो मानते हैं वो होता है 7800, कितना? 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये होता है। तो एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो जो है -7 में जाएगा, कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। तो एंगस्ट्रॉम में अगर आप देखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम, और अगर मीटर में इतना देगा तो 3.10 के पावर -7 से 7.8 में 10 के पावर -7 मीटर की कोटि का बच्चों होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है। विकल्प में ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है, इसलिए जो है 2023 के दृष्टिकोण से जो है क्या है, परीक्षा उपयोगी है। इसको आप लोग, तो इसमें मुख्य रूप से 2 क्वेश्चन जो आपको परीक्षा उपयोगी था, एक निर्वात या बाद में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 या 8000, इसको 4000 लिख सकते हो या फिर आप 4800 भी लिख सकते हो। कितना बच्चों लिख सकते हो? 4000 या फिर जो है 4900 एंगस्ट्रॉम भी या करके जो है लिख सकते हैं। कुछ बुक में कुछ लिखा मिलेगा, कुछ बुक में कुछ लिखा मिलता है। तो इतना क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन आपका बाउंड्रिकल के हाथ से बनेगा। तो हमने कहा जो प्रकाश होता है सीधी रेखा में चलता है, इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या 3.9 × 10⁻⁷ मीटर से 7.8 × 10⁻⁷ मीटर की कोटि का होता है। फिर हम लोग बात को अपने आगे बढ़ाएंगे। प्रकाश गुण में अगर बात हो तो प्रकाश में परावर्तन होता है। प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी इसमें परावर्तन का गुण पाया, परावर्तन, ठीक है। अपवर्तन पाया जाता है, अपवर्तन, और उसके बाद जो है वर्ण विक्षेपण भी होता है। आगे चल के अगले कक्षाओं में आप पढ़ेंगे प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, ठीक है। इन सब चीजों को आप जो है अभी अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो एक हो गया गुण बेटा। अगर गुण में पूछता तो 3-4 गुण आपको लिखना होगा। एक तो लिख सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। दूसरा दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 4900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 या फिर 8000 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मीटर के रूप में पूछेगा और आप जानते हैं बेटा कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है, ठीक है। तो इतना किया। फिर आप कहते हैं प्रकाश में परावर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में अपवर्तन का गुण पाया जाता है, प्रकाश में व्यतिकरण का गुण पाया जाता है, प्रकाश में विवर्तन का गुण, प्रकाश का ध्रुवण होता है। ये सब को लिख सकते। अब हम लोग अपना जो नजर आज टिकाने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन पे टिकाने वाले, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन पर टिकाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसे मिटा दे बच्चों। चलिए, समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम ना? चलिए, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बच्चों। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, जब प्रकाश जो बेटा कहीं पर गिरता हो, चाहे वो खुरदुरा तल हो, चाहे वो चिकना तल हो, वहां से उसका बेटा कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है। अगर चिकना तल है तो पर ज्यादा से ज्यादा प्रकाश परावर्तित होता है और कम प्रकाश जो है चाहे कहो कि अपवर्तित होता है, चाहे कहो कि उसमें अवशोषित होता है। बस ना, अगर अवशोषण नहीं होता है तो अगर लोहे का टुकड़ा धूप में रख देते हैं, मान लीजिए गर्मी के दिनों में, तो कुछ देर बाद देखते हैं क्या होता है, वो लोहे का टुकड़ा जो होता है गर्म हो जाता है। अगर वो गर्म हो गया तो क्या उस पर पड़ने वाला संपूर्ण प्रकाश वापस मुड़ा, परावर्तित हुआ? अगर संपूर्ण वापस हो जाता, परावर्तित हो जाता, तो वो गर्म हीट कैसे होता? इसका मतलब कि प्रकाश का कुछ ऊर्जा जो है उस लोहे में, उसमें ऊर्जा के रूप में जो है कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो 100% जो है परावर्तन नहीं होता। कुछ जितने चिकना होगा उतने अधिक मात्रा में प्रकाश जो है क्या होगा, परावर्तित होता है। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है। तो आप क्या कहेंगे कि जब प्रकाश किसी पॉलीदार, ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन आप लोग कक्षा 8 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, शायद 8 में भी पढ़ाया जाता है।
तो क्या पढ़ा जाता है? यही जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये कोई मिरर है, जैसे कल पे मान लो क्या है, कलई किया गया है, हाँ? अब प्रकाश मान लो ऐसे गिर रहा है, हाँ? इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग आपतित प्रकाश कहते हैं। आपतित क्या कहते हैं बच्चों? आपतित प्रकाश कहते हैं। हाँ, चिकने तल के जिस बिंदु पर गिरता है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आपतन, आपतन बिंदु कहते हैं। फिर यहाँ से परावर्तित होता है तो इसे हाँ आगे मतलब मुड़ के वापस जाता है, तो सब लोग क्या कहते हैं? परावर्तित, हाँ, किरण। और जो रेखा इस आपतन बिंदु पर क्या होता है? लंब होता है, उसे हम लोग अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब होता है। कोई दिक्कत बेटा? अब आपतित किरण ये परावर्तन हो गया, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, उसका नाम होता है आपतन कोण। क्या होता है बच्चा? आपतन कोण। उसका नाम क्या होता है? आपतन कोण नाम होता है। आपतन कोण को अंग्रेजी में चूंकि इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसलिए इंसिडेंट का पहला अक्षर जो है आया, ठीक है। और उसके बाद परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, ठीक है। इसका नाम क्या है? परावर्तन कोण। ऐसे हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों? स्मॉल आर से जो है प्रदर्शित करते हैं। किसे? परावर्तन कोण को। रिफ्रैक्टिव एंगल होता है अंग्रेजी में। ये बात शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक प्रकाश की किरण है जो चिकने तल पे गिर रही है, हाँ, बात है ना। ये आपका मान लो चिकना तल है, कौन सा तल है? हाँ, चिकना तल, हाँ, या कोई मिरर का लीजिए, यहाँ पर गिरा ऐसे परावर्तित हुआ, और आपका यहाँ पर जिस बिंदु में चिकने तल के जिस बिंदु पर गिरेगा प्रकाश किरण उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है बच्चों, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे हम लोग आपतन कोण कहेंगे, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा उसे हम लोग परावर्तन कोण कहेंगे। कोई दिक्कत? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। अगर आप ध्यान दीजिए तो अब आगे लोग हम बात करेंगे, शायद प्रकाश का प्रवर्तन समझ आ गया होगा कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पालीदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग परावर्तित होता है, ठीक है। इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का। एक होता है बेटा प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का। कितने प्रकार का? एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक होता है परावर्तन, ठीक है। एक नियमित और एक अनियमित। नियमित मतलब जो किसी नियम के तहत होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, और अनियमित मतलब उसका जो कोई नियम कानून का पालन ना करे, अधिकांश जो खुरदुरे तल से जो परावर्तन होता है वह अनियमित परावर्तन होता है, ठीक है। तो चूंकि इस समय हम लोग विशेष या महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ध्यान दे रहे हैं, इसलिए अनियमित परावर्तन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। उससे संबंधित क्वेश्चन आपकी इस परीक्षा में नहीं आता है। नियमित परावर्तन क्या आता है? यानी जो परावर्तन, नियमित परावर्तन मतलब क्या बेटा? जो किसी नियम के तहत होता है, ठीक है। तो जो है परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? हाँ, ध्यान दीजिएगा। परावर्तन के दो नियम होते हैं, जरा आप लोग सुनेंगे क्या है। एक नियम यह है कि आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, जो एक किरण आ रही है आपतित किरण, कौन किरण बेटा? आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखिए इस समय तीनों का एकल है ना, बोर्ड के तल में। उसी प्रकार जो है आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में। ध्यान दीजिएगा, कहाँ बच्चों? एक ही तल में होते हैं,
यानी आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। बात के लिए ओके। दूसरा नियम क्या बेटा? दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण, देखिए आपतन कोण यानी कि जो आय होता है सदैव परावर्तन कोण के, या ये कहे कि जो परावर्तन कोण होता है सदैव आपतन कोण के क्या होता है? यानी अगर कोई प्रकाश किरण जो है 30 अंश कोण बनाती हुई गिर रही है, अगर ये 30 अंश है तो एक मतलब ये भी कितने अंश का कोण बनेगा? अगर ये 50 अंश का है तो ये भी, अगर ये 60 अंश का है तो ये भी। बात समझ आ रहा? हाँ, बात क्लियर ना? तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बेटा परावर्तन के नियम भी, दोनों नियम बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको भी आपको पढ़ना होगा। हाँ, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के। बात क्लियर ना? चलिए अब एक यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत दर्पण पर गिरे, ठीक है, यदि कोई प्रकाश किरण कैसे अभिलंबवत, अभिलंबवत मतलब कि अभिलंब के रास्ते से आ रहा हो, तो अगर कोई प्रकाश किरण, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत गिर रहा ऐसे, समझ आ रहा, तो परावर्तित किरण माने तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पे अभिलंबवत गिर रहा हो तो परावर्तन कोण का मान या आपतन कोण का मान कितना होगा? तो अभिलंबवत गिर रहा है अर्थात अभिलंब के रास्ते आ रहा है, तो बताइए आपतन कोण का मान कितना होगा? क्योंकि अभिलंब भी यही रेखा, आपतित किरण भी यही रेखा, तो दोनों के बीच का झुकाव 0, इसलिए आपतन कोण का मान 0। तो यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंबवत दर्पण पर गिर रहा हो बेटा, आप समझा रहा है, तो आपतन कोण का मान 0 होगा। और चूंकि परावर्तन का नियम एक कह चुका है कि जो है परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। बात क्लियर? यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर क्या अभिलंबवत गिरता है, तो अभिलंबवत गिरा तो परावर्तित होने के बाद वैसे ही जाएगा, ऐसे आए कहीं ना जौने राही आओ वही राही लौटी जाओ। तो अभिलंबवत गिरेगा तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से क्या हो जाएगा? वापस चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? चला जाएगा। तो भेज दियो। तो एक विकल्पीय क्वेश्चन ये आपके लिए जो है बेटा फेमस है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हम लोग अपने चर्चाओं में बात किया दर्पण के बारे में, हाँ? तो चलिए हम लोग इतना क्लियर हो गया ना, परावर्तन समझ में आ गया, परावर्तन के 2 नियम वो भी समझ में आ गए। यहाँ से एक वो विकल्पीय क्वेश्चन जो बन सकता है कि प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंब गिरता है तो आपतन कोण का मान भी 0 अंश होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 अंश ही होगा। चलिए बात करते हैं दर्पण पे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण क्या होता है? तो दर्पण क्या होता है बेटा? जो दर्पण होता है वो किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। ध्यान दीजिएगा, जो दर्पण होता है क्या होता है बच्चों? किसी गोले का कटा हुआ, जैसे मान लो गोला, अब इस गोले को चाहे इधर से काट लीजिए, ठीक है, कट गया कि नहीं? चाहे इधर से आप काट लीजिए, कटा कि नहीं कटा? कट गया ना। तो दर्पण जो होता है किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। यानी चाहे आप इस भाग के बारे में बात कर लीजिए, और चाहे आप इस भाग के बारे में बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो दर्पण होता है किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। अब बेटा इधर से काटे तो अभी देखो इधर का तल दबा हुआ, इधर का तल उभरा हुआ है, इधर काटे तो इधर वाला तल उभरा हुआ, नीचे वाला तल दबा हुआ। अब काटने के बाद में
ये दोनों पृष्ठ है, एक उभरा हुआ एक दबा हुआ। तो या तो आप कलई दबे हुए तल पे कर दीजिए या तो कलई आप उभरे हुए तल पे कर दीजिए। तो अगर आप दबे हुए तल पे कलई कर देते हैं, ठीक है बेटा, किस तल पे? दबे हुए तल। चलिए क्या है, कलई किया गया प्रदर्शित करना। तो इसका जो बेटा उभरा हुआ तल आपको दिख रहा है, ये तल कौन सा तल हो जाएगा? परावर्तक तल। परावर्तक तल हो जाएगा। कौन सा तल हो जाएगा? यानी अगर आप कलई दबे हुए भाग हिस्से पे करेंगे, पृष्ठ पर करेंगे, तो उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो। और अगर आप कलई उभरे हुए तल पे करते हैं, ये कलई को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अगर आप कलई कहाँ करते हैं? उभरे हुए तल पे करते हैं, ये आपका हो गया कलई किया गया। तो इसका जो दबा हुआ तल होता है वो क्या होता है? परावर्तक तल हो। क्या हो जाएगा? परावर्तक तल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस आधार पे मैंने कलई किए गए कंडीशन के आधार पे कि कलई दबे हुए तल पे करोगे कि कलई उभरे हुए तल पे करोगे। बाकी दर्पण क्या? गोले का कटा हुआ भाग। अगर आप ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आप दबे हुए तल पे कलई करेंगे तो उभरा हुआ तल कौन सा तल होगा? परावर्तक तल। तो ऐसे दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण तो है ही। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया ना। गोलीय दर्पण दो प्रकार का। तो दर्पण मिला जुला कर दो प्रकार का होता है। एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल